चलिए, सब लोग कुशल मंगल हैं तो चला जाए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज हम लोग जो बात करेंगे क्लास 10 का, जो कि पिछले क्लास में एक वीडियो हम बनाए थे, वह एसिड बेस और सॉल्ट का। तो आज हम लोग उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एसिड बेस और सॉल्ट का लेक्चर नंबर 2, और इसमें हम लोग बात करेंगे कि मेरे पास मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज क्या है और रिएक्टिविटी सीरीज से होते क्या है। उसके पहले हल्का सा आपको याद दिला दूं कि हम लोग जो पिछले क्लास में करके आए थे कि आर्हेनियस बताए थे एसिड और बेस के बारे में। तो वहां पर हम लोग देखे थे कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हो क्या रहा था कि वह सब्सटेंस जिसको जब वाटर में हम डिजोल्व करें, जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वह H+ का फॉर्मेशन करता है। तो जब H+ का फॉर्मेशन करता है उसे बोलते हैं एसिड, और जब OH- का फॉर्मेशन करे उसे क्या बोलते हैं, बेस। यानी कि जो मेरे पास आर्हेनियस बताया था कि जो H+ को रिड्यूस करे उसे बोलते हैं एसिड, और जो OH- को रिड्यूस करे उसे बोलते हैं बेस। तो अब हल्का सा यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि हमारे पास दो होता है, आपके बुक में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। इसका मतलब होता क्या है और ये कैसे कैसे होंगे, तो हम लोग दिखाते हैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब होता क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ज्यादा हो, और स्ट्रेंथ ज्यादा किसका हो तो H+ का। यानी अगर सिंपली हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस जब जिसको हम वाटर में डालें तो वह करता क्या है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। और आयोनाइज और आयोनाइजेशन हम लोग देखकर क्या है, आयोनाइजेशन क्या होता है, तो जब किसी सब्सटेंस को वाटर में डालें तो करता क्या है, वो आयन में ब्रेक कर जाता है, और जब आयन में ब्रेक कर जाता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्लियर? तो ये मेरे पास था आयोनाइजेशन, यानी जब कोई भी सब्सटेंस को वाटर में डाले तो वह कंप्लीटली क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। तो जब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा उसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमें करना क्या है भाई कि अगर वह H+ का रिड्यूस ज्यादा करे, कंप्लीटली तो आयोनाइज है, उस बात क्या करे कि वह H+ को और ज्यादा रिड्यूस करे, बहुत ज्यादा मात्रा में, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो H+ का रिड्यूस करता है लेस अमाउंट में उसे बोलते हैं वीक एसिड। यानी कि हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो जो H+ का अधिक मात्रा में रिड्यूस करता है उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो लेस अमाउंट में करता है उसे बोलते हैं वीक एसिड। वही बात हमारे पास बेस में है, जो अधिक मात्रा में OH को रिड्यूस करे उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम मात्रा में रिड्यूस करे उसे बोलते हैं वीक बेस। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपके पास पता चलना चाहिए कि सर बुक में हम कैसे समझ पाएंगे कि यह स्ट्रॉन्ग है कि ये बेस वीक है। हम लोग उसके लिए हल्का सा हमको रिएक्शन को कंसिडर करना होता है। तो कैसे करेंगे, गौर करिएगा। हम लोग लेते हैं HCl को, और एक लेते हैं H2SO4 को, और एक लेते हैं हम लोग एसिटिक एसिड को। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 को सब्सटेंस लिया, और ये 3 सब्सटेंस हमारे पास, एक HCl है, एक H2SO4 है, और एक हमारे पास एसिटिक एसिड है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर इसी का हम IUPAC नाम जानेंगे, इसी को बोलते हैं इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो आइए, सबको हमको करना क्या है भाई, वाटर में डालना है। चलिए वाटर में पुट कीजिए।
हो गया वाटर में पुट। और जब वाटर में जब इसको डिप करते हैं, ये क्या करेगा, आयोनाइज होगा, यानी कि आयोनाइज होने लगा। ये भी आयोनाइज होगा। इसके पास -2 है तो इसको भी +2 करने के लिए यहाँ पर हमको 2 करना होगा। इसी को बोलते हैं बैलेंस कर दिया। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास क्या है भाई, जब इसको ब्रेक करेंगे -H+, यानी कि हमने देखा कि ये तीनों जो हमारे पास है क्या, आयोनाइज हो गया और यह H+ का फॉर्मेशन करता है। आप जानेंगे कि हमारे रिएक्शन में सिर्फ 1 वे एरो दिया हुआ है, यानी कि सिर्फ एक ही एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ये मेरे पास कंप्लीटली आयोनाइज है। ठीक है, यानी कि जब इसमें सिंगल एरो हो तो हमें ये चीज समझ आना है कि यह जो मेरे पास है वह क्या है, कंप्लीटली आयोनाइज है। ठीक है, और जिसमें डबल एरो हो जाए, गौर करेंगे, जिसमें जब सिंगल एरो हो वह क्या है, कंप्लीटली आयोनाइज है, और जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा उसमें जो H+ होगा वह ज्यादा होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेरे पास डबल एरो दिया हुआ है, डबल एरो कहता है कि इसका जो मेरे पास आयोनाइजेशन हुआ है वह कंप्लीटली नहीं है, और जब मेरे पास आयोनाइजेशन कंप्लीटली नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं लेस आयोनाइजेशन, यानी आयोनाइज हुआ बट कम हुआ। तो जब कम हुआ तो मेरे पास H+ का फॉर्मेशन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और ये जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वीक एसिड। मेरे पास सब्सटेंस हो गए और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। हमारे पास बेस में भी ऐसा ही होता है। बेस में जब हमारे पास सिंगल एरो लगा है तो आपको समझ जाना है कि वह मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेस करता क्या है, तो OH- को रिड्यूस करेगा। इसमें क्या होते हैं कि जब डबल एरो हो जाए तो वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहचानने का, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका। इन आपके बुक में जब रहेगा तो इसको आप कंप्लीटली इस टाइप से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, और आगे चल करके 1-2 और बात करेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन कर दूं, और आपके बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन को लिख दूं। क्या भाई, तो वाई एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी है। क्या है क्वेश्चन भाई, कि वाई एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कहने मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, मेरे पास कारण, क्या कारण है। तो एसिड को जब हम उसको डाल रहे हैं वाटर में तो आयोनाइज हो जा रहा है, और आयोनाइड का फॉर्मेशन क्या करता है, H+ का। ठीक है, और जो H+ है ये करता क्या है, ये ना इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है, यानी कि यह करता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएगा। तो आप आंसर उसको बता सकते हैं कि एसिड डिजोल्व इन वाटर एंड रिड्यूस H+, दैट इज एसिड हैव हाइड्रोजन आयन, और ड्यू टू हाइड्रोजन आयन दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। फिर से बोल देते हैं, एसिड हैज हाइड्रोजन आयन, ड्यू टू नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। कंप्लीट। एक बात आपसे और पूछा जाएगा, और आप वहां पर आप पूछ सकते हो, या आपके मन में सवाल उठेंगे, क्या भाई, तो सर हमारे पास हम लोग देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड,
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ये दोनों भी क्या कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, हम लिखिए यस करेगा, दोनों करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड भी करेगा और वीक एसिड भी करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो ये काफी मात्रा में करेगा। क्लियर? यानी कि मेरे पास ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके पास H प्लस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो करेगा पूरा फास्ट करेगा। और इसके पास वीक एसिड के पास H प्लस कम है, तो जब H प्लस कम है तो क्या करेगा, कम करेगा। ओके, चलिए, तो आपको आंसर दे देना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा करेगा कंडक्ट, और वीक एसिड क्या करेगा, कम करेगा, बट दोनों ही करेगा। चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन, इसका हमने आंसर दे दिया। अब हम लोग बहुत समझिए कि आपके चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, और वो बात करेंगे क्या, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। चलिए, चलो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा एक तरीके में रह करके देखेंगे। चलिए, तो हमारे पास क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एसिड। यहां से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, और पूछा भी जा चुका है, और ये जो टॉपिक हमारे पास है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल में भी। ऐसे इसको आपको हम यहीं पर अच्छे से दिखा देते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ये है क्या, यानी कि पहले आप समझिए रिएक्टिविटी सीरीज, यानी जितने हमारे पास मेटल है सबका रिएक्टिविटी यानी कि रिएक्शन करने का जो टेंडेंसी है, यानी कि उनको जो रिएक्शन करने का पावर है, सब मेटल का क्या है, अलग अलग है। जितना भी मेटल है सबका क्या है, अलग अलग है। तो हम करते क्या है कि उनके जो रिएक्टिविटी जो पावर है उसको करते क्या है कि एक एसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो जब उनको एक एसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो एक सीरीज ऑब्टेन होगा। एक सीरीज कहने का मतलब कि पहले बड़ा, उससे 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 फिर से छोटा, तो एक प्रकार का एक हमें सीरीज आएंगे। तो जब हमारे पास सीरीज आएंगे इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। यानी अगर आप डिफिनेशन जानना चाहेंगे तो होगा कि व्हेन अ मेटल इज अरेंज इनटू अ ascending or descending order according to their reactivity, then a series is obtained. This is known as reactivity series. फिर से बोलते हैं, when metal is arranged in ascending or descending order according to their reactivity, then a series is obtained. This series is called reactivity series. Okay, चलिए, तो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। तो आपको हम दिखाते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास कैसे कैसे है, और हमें करने का फायदा क्या है, और इसको जानने के बाद हमें क्या से है ना क्वेश्चन बनाएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, सारी बात करेंगे, गौर करिए। तो आइए भाई रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हैं। पहला जो हमारे पास आता है पोटेशियम है, हल्का सा सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम है, जिंक है, एफी है, एसएन है, पीबी है। चलिए, हाइड्रोजन है, कॉपर है, एयू है और प्लेटिनम है। चलिए, एजी एक बार फिर दिखा दूं आपको। चल भाई एयू रख। चलिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, एफी, एसएन, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, ऑरम और प्लेटिनम। ये जो हमारे पास मेटल है,
इसको हमने किया क्या, एक सिस्टम रिकॉर्ड लिख दिया। आपको भी याद रखना है। और क्या करेंगे भाई, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देख रहे हैं, यानी कि यह जो मेरे पास रिएक्ट जो अभी जो हम फिगर बनाया, इसमें क्या देख रहे हैं कि ऊपर का जो लेंथ है ज्यादा चौड़ा है और ऊपर से डाउन होते होते नीचे कम हो गया। इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। है ना, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है, जो कि आप देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि जो मेरे पास पोटेशियम है ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम है उससे कम है, कैल्शियम है उससे भी कम है, मैग्नीशियम है उससे कम है, उसके बाद अल्युमिनियम है, जिंक है, एफी है, एसिड, टिन है, पीबी, सीसा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और मतलब होता है गोल्ड, और पीटी मतलब क्या होता है, प्लेटिनम। यानी धरती पे सबसे कम रिएक्टिव मेरे पास क्या है, प्लेटिनम। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास हो क्या है, मेरे पास आप देख रहे हैं यही हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे लोग देख क्या रहे हैं भाई, क्या होता है। तो मेरे पास रिएक्टिविटी सीरीज से कहने का मतलब हमारे पास यही हो रहा है कि जो ऊपर है ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वह कम रिएक्टिव है, और जो बीच में है वह मीडियम है। हम लोग एक पैरामीटर बनाकर रखे हुए हैं हाइड्रोजन, यानी कि एक जो मेरे पास हाइड्रोजन के ऊपर जो है और हाइड्रोजन के बाद नीचे है, तो जो मेरे पास हाइड्रोजन के जो ऊपर है उसको बोलते हैं मोर रिएक्टिव। ठीक है, यानी जो हाइड्रोजन के अबव हैं उसे बोलते हैं मोर रिएक्टिव, और जो मेरे पास हाइड्रोजन से नीचे है इसको बोलते हैं लेस रिएक्टिव। यानी कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है दो पार्ट में बट गया, एक हाइड्रोजन से ऊपर और एक हाइड्रोजन से नीचे। तो जो मेरे पास हाइड्रोजन से ऊपर है उसे बोलते हैं मोर रिएक्टिव, और जो हाइड्रोजन से नीचे उसे बोलते हैं लेस रिएक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, तो मोर रिएक्टिव कहने का मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास रिएक्शन है फास्ट करेगा, बहुत फास्ट करता है, और इसके जो नीचे हमारे पास है जो मेरे पास रिएक्शन करेगा स्लो करेगा। यानी कि अगर हम वाटर से रिएक्शन करना चाहें इसको, तो वाटर से रिएक्शन करने जाएंगे तो ये जो मेरे पास है यह कोल्ड वाटर, यानी जब ठंडा पानी भी रहेगा उससे भी क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। और जब इसके पास जाएंगे तो करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमेशा हीट वाटर चाहिए। जब पानी मेरे पास गर्म रहेगा तभी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसमें बस रिएक्टिविटी कम है, रिएक्शन करने का पावर कम है। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज को आपको भी अच्छे से याद करना है। यानी जब लोग अभी जो जितना रिएक्शन काम करेंगे यह यहां से यहां तक करेंगे, जिसे हम लोग देखेंगे कि यह बार बार आएगा। बार बार क्यों आएगा, कि मेरे पास रिएक्टिव ज्यादा है जो फास्ट रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम लोग चलते हैं मेटल को रिएक्शन करवाते हैं, और जब मेटल को रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड से भी करवाएंगे और बेस से करवाएंगे, और दोनों से रिएक्शन करवा करके आपको बताएंगे कि दोनों का जब मेरे पास रिएक्शन होता है तो किस टाइप से हो रहा है, और इससे कुछ एग्जांपल्स भी दिखाएंगे और रिएक्टिव होने से होता क्या है। और यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन क्या होगा, तो आप दही कड़, तो दही को हम करते क्या है कि मेटल जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया, तो तांबा और पीतल के बर्तन में इसको हम लोग नहीं रखते हैं, या फिर रखते हैं तो खराब हो जाता है। क्यों, इसके आंसर हम अभी तुरंत जस्ट देते हैं। तो उसके पहले आप समझ लीजिए कि जो मेरे पास रिएक्शन ऑफ एसिड किस टाइप से है, और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी किसका, हमारे पास एसिड के साथ मेटल को करवाएंगे। आइए, यहाँ पर मेरे पास टॉपिक क्या बनेगा, तो मेरे पास टॉपिक बनेगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। चलिए, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल।
चलिए, यानी हम करेंगे क्या, मेटल को एसिड से रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करा करके हम लोग इसको ऑब्टेन करेंगे। चलिए, तो रिएक्टिविटी ऑफ एसिड विथ मेटल एक ऐसे है। चलिए, तो मान ले भाई कि हमारे पास एसिड है और इसको किससे करवाएंगे रिएक्शन, मेटल से। और जब हम लोग मेटल को एसिड से कराएंगे रिएक्शन, एसिड को मेटल से कराएंगे रिएक्शन, तो मेरे पास बनेगा सॉल्ट और बनेगा हाइड्रोजन गैस। और जब मेरे पास हाइड्रोजन गैस बनेगा, इसमें एरो लगा देते हैं ऐसे। इस एरो से आपको पता है ना, ये एरो क्या बताता है भाई, तो एरो मेरे पास कहता है कि मेरे पास हाइड्रोजन और क्या करेगा, बाहर निकलेगा। और इसको ऑपोजिट हम लोग एरो नीचे की ओर बॉटम की ओर बना करके ले आए हैं। तो जो मेरे पास नीचे की ओर जो मेरे पास हाइड्रोजन है वो क्या करता है, तो जो मेरे पास नीचे की ओर जो हम हाइड्रोजन लगाते हैं एरो, इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी पिछले बार कमेंट्स में आया था कि सर प्रेसिपिटेट को हम समझेंगे कैसे, है ना। तो आपको समझने की जब रिएक्शन में देखेंगे तो जिसके पीछे सल्फेट लगा हो, कार्बोनेट लगा हो, ऑक्साइड लगा हो, तो ये सब क्लोराइड हो, ये सब जिसके पीछे लगा है तो ये जनरली क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। समझने का तरीका यही है कि जब बुक हम जब इस टाइप से रिएक्शन लिखेंगे तो मेरे पास रिएक्शन ये सब लोग पता नहीं कर सकते कि कौन क्या है, कैसे कैसे है ना। तो इसको समझने के लिए मेरे पास एक पैरामीटर है, पैरामीटर मेरे पास यही है कि जिसके लास्ट में सल्फेट हो, क्लोराइड हो, कार्बोनेट हो, ऑक्साइड हो, इसके पीछे जो भी लगा रहे तो उससे हम लोग ये समझ पाते हैं कि सब जनरली जो होते हैं वह क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जो कि क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझने का पैरामीटर यही है। तो चलो, यानी हमने अभी दिखाया आपको, क्या दिखाया भाई, कि जो मेरे पास एसिड है और मेटल से करेंगे रिएक्शन, मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। यहां से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन मेरे पास यही आपकी बुक में भी है कि जब एसिड को मेटल से कराएंगे तो मेरे पास क्या फॉर्म होगा, तो मेरे पास फॉर्म करेगा, सॉल्ट करेगा और हाइड्रोजन करेगा। ठीक है, आइए एग्जांपल से दिखाते हैं। मान ले भाई कि हमारे पास H2SO4 है, इसको करते क्या है, Zn से करा लेते हैं। ठीक है, HCl है, इसको जब लोग रिएक्शन करवाते हैं Cs से करा लीजिए, कैल्शियम से करा लीजिए। और एक और ले लेते हैं HNO3, इसको जब लोग रिएक्शन कर लेते हैं, चलिए अल्युमिनियम से कर लीजिए। ठीक है, जैसे जब लोग देखें कि रिएक्टिविटी से जो मेरे पास ये सब हाइड्रोजन के ऊपर थे, और जब हाइड्रोजन के ऊपर रहते हैं तो मोर रिएक्टिव होते हैं, जो कि आराम से रिएक्शन कर सकते हैं। बट जो हाइड्रोजन के नीचे मेरे पास लेस रिएक्टिव है, जब उनके पास हम रिएक्शन करने के लिए जाएंगे तो थोड़ा परेशानी होगी। और परेशानी क्या होगी कि वो रिएक्शन फास्ट नहीं करेंगे, और जब रिएक्शन फास्ट नहीं करेंगे तो हल्का टाइम लगेगा और जो मेरे पास रिएक्शन होगा वह कंप्लीटली नहीं हो जाएगा। इसलिए हम लोग रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए करते क्या है कि जब जो मेटल का हम सिलेक्शन करेंगे तो वह हाईली रिएक्टिव को सिलेक्शन करेंगे, जिससे मेरे पास रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। ठीक है, चलिए जब रिएक्शन करेंगे रिएक्शन तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास H2। ठीक है, चलिए इसे जब करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा, और इधर मेरे पास क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ठीक है, और जब इसके पास जाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, AlNO3 का होल थ्राइस, और प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, H2 हो जाएगा। सामने हम देख रहे हैं क्या मेरे पास कि हाइड्रोजन मेरे पास बाहर निकल रहा है, और जब हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो ये हमारे पास जो रिएक्शन शो करेगा, एक हम पढ़कर क्या है, और पढ़कर क्या है, शुरू में ही चेंज इन कलर, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, हीट जो बाहर निकलता है, फिर हमारे पास गैस रिलीज होता है। यानी मेरे पास यहाँ पर दिख रहा है कि जो मेरे पास चेंज है गैस रिलीज का है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं पहले मेरे पास इक्वेशन बैलेंस है क्या, तो ऊपर तो बैलेंस है, और जब मिडिल वाला को देखेंगे तो लगता है कि बैलेंस नहीं है,
तो यहाँ पर क्या कर लीजिए 2 लगा लीजिए, बैलेंस हो गया। और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर 3 कर लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए और यहाँ पर 6 कर लीजिए। और यहाँ पर 2 रहेगा। चलिए बैलेंस हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, अल्मोनियम 6 अल्मोनियम 6 हो गए और नाइट्रेट 3 लगा 6 सही है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इस रिएक्शन में देख क्या रहे हैं कि मेरे पास एसिड है और ये मेरे पास मेटल है, यानी एसिड मेटल से करेगा तो मेरे पास क्या बनाएगा, तो ये जितना मेरे पास है सब सॉल्ट है। चलिए सॉल्ट, यानी आज से आपको याद रखना है कि जब हम लोग एसिड को मेटल से कराएंगे रिएक्शन तो मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, क्या बनेंगे, सॉल्ट बनेंगे और हाइड्रोजन गैस बनेंगे और हमारे पास बनेगा इस टाइप से। ठीक है, यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या भाई कि व्हाई वी डू नॉट केप्ट source substance like curd kept in metal container like copper and brass। फिर कुछ सुनिएगा, कहता है कि why we do not kept the source substance like curd in metal container copper और brass। कहने का मतलब कि दही जैसे खट्टे पदार्थ को धातु के बने हुए बर्तन जैसे कि पीतल और तांबा में नहीं रखते हैं, क्यों, है ना। तो नहीं रखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, हमको पता है कि कर्ड टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है और हम पहले ही बता के आ चुके हैं कि जो मेरे पास खट्टा है वो क्या होता है, एसिड होता है। और आपको एक क्लियर कर दूं कि जो मेरे पास कर्ड है उसमें जो हमारे पास जो होता है एसिड उसका नाम है लैक्टिक एसिड। यानी दही में हमारे पास क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड होते हैं। और वो जो मेरे पास लैक्टिक एसिड है जब उसको रखेंगे हम लोग कहाँ रख रहे हैं, तो कॉपर में रख रहे हैं। तो जब कॉपर और जब लैक्टिक एसिड को रखेंगे तो क्या कर लेगा, आपको पता है तुरंत हम लोग पढ़कर क्या है कि मेरे पास एसिड है मेटल है, सॉल्ट बन जाएगा। यानी कि जब कर्ड को जब उसमें रखेंगे तो क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और तुरंत बना देगा सॉल्ट। और वो जो मेरे पास सॉल्ट बना देगा, उस सॉल्ट का जो मेरे पास टेस्ट होता है वह अनप्लीजेंट होता है और अगर उसका बात करेगा तो पॉइजनस नेचर का होता है। यानी जब कर्ड मेटल से करेगा रिएक्शन तो वह बनाएगा पॉइजनस और अनप्लीजेंट टेस्ट और कोलैबोरेट कर देगा हाइड्रोजन को, जो कि बाहर चला जाएगा। और जब उस कर्ड को हम खाएंगे तो खाने के बाद क्या होता है, पॉइजनस नेचर का है, जिससे तबीयत खराब होने का डर रहता है और तबीयत खराब हो भी जाती है। इसलिए करते क्या है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन ना हो, और सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होने के लिए हम लोग करते क्या है कि उसको मेटल में रखते ही नहीं, उसको एलॉय में रख दीजिए या फिर उसको जनरली जो अच्छा होता है कि उसको रखा जाता है मिट्टी के बर्तन में, पॉटेड। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास और यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर दिए तो आप आंसर क्या देंगे बुआ, वी नो एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस सॉल्ट हैज अनप्लीजेंट टेस्ट एंड पॉइजनस इन नेचर, व्हेन वी टेक एज अ फूड देन इट्स प्रोड्यूस so many diseases, thus we do not keep the curd in a container like copper and brass। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे, इसका आंसर हमारे पास ये था। तो हम लोग और आगे देखते हैं। अब हमने क्या रिएक्शन किया एसिड को मेटल से। अब हम लोग क्या करेंगे, वह रिएक्शन करेंगे बेस को मेटल से। तो खैर बेस को जब मेटल सेक्शन करेंगे तो उसमें हमारे पास सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। चलिए बेस को जब मेटल से करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन।
चलिए एक आपको रिएक्शन करके दिखा दूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। चलिए, तो हमारे पास बेस क्या है, NaOH है, और इस NaOH का नाम क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेरे पास एक कॉमन नेम है, और इसका नाम है कास्टिक सोडा। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा कास्टिक सोडा क्या है, तो उसका जो आप आंसर देंगे NaOH, यानी जो मेरे पास NaOH मेरे पास वह है क्या है, कास्टिक सोडा है। इसको कहाँ करेंगे लोग, Zn से करेंगे, ठीक है। और जब Zn से करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, Na2ZnO2, और प्लस क्या बन जाएगा मेरे पास H। चलिए इसको यहां से बैलेंस करने के लिए लो बाई हो गया बैलेंस, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास बेस है और ये हमारे पास क्या है, मेटल है। ये मेरे पास बन गया सॉल्ट। इस सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट, और ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। चलिए, तो हमने देखा क्या है कि एसिड भी मेटल से करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और यहाँ पर बेस भी क्या करेगा, मेटल से करेगा रिएक्शन तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्लियर थे हमारे पास थे। तो हम लोग एक रिएक्शन से देखा कि हमारे पास बेस ले लिया, कास्टिक सोडा को Zn से कर लिया, हमारे पास क्या बना दिया, सोडियम जिंकेट बना दिया और हाइड्रोजन बना दिया। और इस पर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है जो कि हमारे पास एग्जाम में आते हैं। सिर्फ आपको यह जानना है कि एसिड हो या बेस हो, वह कोई भी क्या करेगा, मेटल से करेगा रिएक्शन तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जो कि हाइड्रोजन गैस बाहर चल जाएगा, मेरे पास सॉल्ट बच जाएगा प्रेसिपिटेट के रूप में, जैसे भी हो, ठीक है। तो आज के हम लोग क्लास में सारे चीज को देखें, और जब मेरे पास अगले क्लास होगा उसमें हम लोग दिखाएंगे और सारे रिएक्शन। तो जो मेरे पास अगला क्लास होगा उसमें हम लोग रिएक्शन दिखाएंगे, और उसके बाद जो मेरे पास क्लास होगा उसमें पीएच स्केल दिखाएंगे, उसके बाद सारी बात करेंगे। तो जो अगले क्लास का होगा उसमें हम रिएक्शन दिखाएंगे, यूजेज ऑफ एसिड दिखाएंगे, यूजेज ऑफ बेस दिखाएंगे, तो सारी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक सोच बना करके देखिए, और जिस टाइप से आपके साथ हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप समझेंगे, और उसको लगातार इसको देखते रहें। एक बार ना समझ में आए, 2 बार 3 बार लगातार देखते रहिए और उसको समझिए। और फिर आप सब मिलते हैं, और वह मिलेंगे लेक्चर 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तब तक हम लोग अपने बने रहेंगे इंसेंटिव के साथ, और आपके साथ है हमारा यूट्यूब चैनल इंसेंटिव पटना। तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका ये जो और है एक बड़े फॉर पे बोल्ड करें, ठीक है। तो तब तक हम लोग कंटिन्यू रहेंगे अपने इंसेंटिव के साथ। चलिए, ठीक है, थैंक्स।